नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा अपने YouTube चैनल और हिमालय दर्पण उत्तराखंड डिजिटल चैनल के लिए आज अपने एक बहुत खास मेहमान रघुनाथ सिंह नेगी जी को स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है। रघुनाथ सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। रघुनाथ सिंह जी एक जाने माने व्यक्तित्व हैं, पर फिर भी मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनके विषय में थोड़ा सा आपको बताऊं। आप वर्तमान में एक बहुत संघर्षशील जनता के मुद्दों को उठाने वाले संस्था जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पूर्व में गढ़वाल मंडल विकास निगम के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जन सरोकारों का दूसरा नाम ही रघुनाथ सिंह नेगी है। मैं इस बात को बिना किसी हिचक के कह सकता हूं। हमने अभी एक मुद्दा, बड़ा ज्वलंत मुद्दा, विभिन्न समाचार चैनलों में, विभिन्न अखबारों में और सोशल मीडिया में देखा कि रघुनाथ सिंह नेगी जी को उन लोगों से जिनके काले कारनामों को ये उजागर करने में हमेशा आगे रहते हैं, अपने जीवन का खतरा है। और जब इस बात के कहीं भनक लगी और कुछ विश्वस्त सूत्रों ने, कुछ लोगों ने इनको बताया, तो इनकी संस्था ने, ये तो फिर भी बहुत लापरवाह घूमते हैं, आज भी मेरे पास यहाँ स्टूडियो में अकेले ही गाड़ी चला करके आए हैं, मगर इनकी संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा और उन्होंने जो चिंता जाहिर की, आज उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो आज का मुख्य विषय है श्री रघुनाथ सिंह नेगी की सुरक्षा पर उत्तराखंड सरकार की लापरवाही। ये आज का विषय है। रघुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो सच है कि काफी लंबे समय से, और जब से आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में राजनीतिक चेतना आई है, तब से आप विभिन्न राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बेबाक होकर जनता की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। और आपने कभी इस बात की परवाह भी नहीं की कि सामने वाला जिसके विरुद्ध आप सवाल उठा रहे हो वो कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति है। तो ये आपको इसका आभास सबसे पहले कब हुआ कि आपके जीवन को खतरा हो सकता है? दरअसल सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 3-3.5 साल पहले की बात है, जब त्रिवेंद्र सरकार नई नई बनी थी और लगातार झूठे विज्ञापनों के सहारे जनता को भ्रमित करने का जो काम किया जा रहा था, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही थी, बड़े बड़े विज्ञापन देकर कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि धरातल पे कुछ नहीं था। और तमाम जो खनन माफिया, शराब माफिया और तमाम अवैध काम करने वाले लोगों से इनकी जो साठगांठ है, उससे प्रदेश को बहुत बड़ा अहित हो रहा था। जो राजस्व है उसकी चोरी हो रही थी, और जो खनन के कारोबार में इनके परिवार के लोग और कुटुंब के लोग, ये सब मिल करके जो इस प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम कर रहे थे। और इनके जो कुप्रबंधन है, जो प्रशासनिक क्षमताएं, उस तमाम बातों को लेकर के जनसंघर्ष मोर्चा लगातार मुखर रहा। और इसी से परेशान होकर के, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है, मैंने तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की देहरादून में। और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इनके जो अपने सरकारी मशीनरी है, उसने होटल मालिक, जो रेस्टोरेंट के मालिक है, उन पे दबाव बनाया बहुत जबरदस्त कि आप प्रेस नहीं होने देंगे। एक तरह से उनको धमकाया, लेकिन वो बहादुर थे, उन्होंने कहा नहीं, प्रेस तो ही होगी। उसके बाद जब उन्होंने बताया तो मैंने जो खुफिया एजेंसी के लोग वहाँ रखे थे, उनको बहुत ज़्यादा हमने टाइट किया। मैंने कहा त्रिवेंद्र का जीवन हम बर्बाद कर देंगे। जो ये इस तरह के कुकृत्य वो करने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भाई, हम अपनी बात करें तो हमें कौन रोक सकता है? हम तो घंटा घर पर करते हैं, किसी भी चौराहे पर अपनी प्रेस कर सकते हैं। तो ये मामला, उसके बाद फिर उन्होंने, जब फिर मैंने खनन के मामले में बहुत बड़ी घोषणा की थी कि मैं उसका पूरा का पूरा भंडाफोड़ करूंगा, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उस दिन अपने 6-7 दिन के गुर्गे, जो खनन माफियाओं से संबंधित थे, 6-7 लोग बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगल बगल बैठ गए। किस समय आए हमें पता नहीं लगा। उनकी बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन हम कहीं ना कहीं चौकस थे। हमारे जो विश्वस्त लोग हैं, उन्होंने पहले बताया कि आपके ऊपर हमला कभी भी हो सकता है, आप चौकन्ने रहिए। तो हमने उस दिन प्रेस का, एक दिन पहले ही हमने पूरा जो उसका मजमून था प्रेस का, जो हम घोषणा करने वाले, हमने उसको टाल दिया। हमने दूसरे मुद्दों पे की, तब जाकर उस दिन थोड़ा बचा हुआ। इसकी हमने
पूरे पूरे सिस्टम को हमने रखा, सरकार के सामने रखा। और हमने जब कुछ सरकार से नहीं हुआ तो हमने कहा भाई ये बहुत बड़ा जो कॉकस है हमारे पीछे लगा, हमारे साथियों के पीछे लगा, इसमें हमारे साथियों के जीवन को भय है। और इस मामले को जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की हमने शरण ली। और जी मैं यहाँ अपने दर्शकों को आज बता दूं कि ये जो अभी एक बहुत गंभीर मुद्दा हमारे रघुनाथ सिंह नेगी जी ने उठाया है, मेरे संज्ञान में है। एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके आगे पीछे और सामने कुछ ऐसे लोग आकर के बैठ गए जो कि कैमरा में भी थे, जो कि फोटोग्राफ्स में भी थे और पीछे खड़े हो गए। एक किस्म से इनको चारों ओर से घेर लिया गया था, जिनकी फोटो को बहुत दिनों तक हमने वेरीफाई किया, उन्होंने भी किया। और जन संघर्ष मोर्चे का मैं भी एक सदस्य हूं, तो उस नाते मैंने भी उसको किया था। और सब मिलाकर के उनमें से 2 लोगों की हमको कुछ ऐसा अंदाजा लगा कि ये लोग जान पहचान के, बाकी सब अज्ञात थे। और वो जो जान पहचान के लोग थे वो ये कहते हुए बड़ा बुरा लगता है कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के करीबी जो लोग हैं उन्हीं के बीच में से एक थे। और जो आपने बताया, इसके बाद आपने संभवतः कोई रिट की थी जी हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। जब सरकार ने कुछ नहीं किया तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की हमने शरण ली और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को उसमें डायरेक्शन दी थी कि आप इसमें देखें, इसे विचार करें और जो भी यथासंभव है उसमें आप कार्रवाई करें। लेकिन कार्रवाई करना तो दूर, क्योंकि सरकार पूरी एक तरह से उनको दबाव में लेकर के वो भी कुछ नहीं कर पाए और उन्होंने इस मामले को ऐसे लटका दिया। उसके बाद लगातार जनसंघर्ष मोर्चा, आपको पता है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के काले कारनामे में, पहले तो जनता इस बात को मजाक समझ रही थी, लेकिन आज जनता को पता लगा है कि सारे के सारे मामले, क्योंकि जनता डरती है कहीं ना कहीं कि अगर हम सोशल मीडिया में कोई चीज़ चलाते हैं, जनता उसे टिक करने में, लाइक करने, कमेंट करने में डरती है कि कहीं त्रिवेंद्र जी या सरकार हमारा कुछ न बिगाड़ दे। लेकिन जन संघर्ष मोर्चा लगातार इन मुद्दों से डरने वाला नहीं, हमें पता था कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन हम चौकस थे। हमारे भी बहुत लोग हैं, शुभचिंतक हैं, जो हमें समय समय पर आकर के इन सारी बातों को बताते हैं। और मजे की बात बताऊं, जब हमें ये सुरक्षा नहीं मिली, इसके पीछे मेन कारण ये था कि अगर सुरक्षा दे देंगे तो ये उस सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे, तब सरकार हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। और इसी वजह से सरकार ने मुझे और मेरे साथियों को सुरक्षा नहीं दी। और एक पूरा, जब त्रिवेंद्र रावत जी ये 2-4-6 महीने पहले इतना डिप्रेस्ड हो गए थे, इतना पूरा सिस्टम उन्होंने झोंक दिया, लेस मात्र भी वो दाग मेरे पे नहीं लगा पाई। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने फिर ये सहारा लिया कि बाइक ग्रुप रघुनाथ सिंह नेगी का खात्मा कर दिया जाए। ये मैं आपको बहुत ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। हमारे साथी बहुत, ये नहीं कि हमारे साथी बैठे, दिल्ली में भी बैठे हैं, हर उत्तराखंड में हर कोने में हमारे साथी हैं, जो हमें कहीं ना कहीं पे, जो शुभचिंतक हैं, जो 2-4% ईमानदार लोग हैं, अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें इसका फीडबैक देते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये होने वाला है। हम उस चीज़ को लेकर के हमने बहुत चौकसी बरती है। जो कुछ अभी रघुनाथ सिंह नेगी जी ने कहा, देखिए हमारी ये पॉलिसी है कि हम बिना प्रमाण और बिना तथ्यों के किसी मुद्दे को ना उठाते हैं, ना कभी उस पर बात करते हैं। जब रघुनाथ सिंह नेगी जी ने ये बात बोली तो ये आपके कंप्यूटर पर भी इस वक्त इस रिट पिटीशन के जो मुख्य बिंदु हैं, जो माननीय न्यायाधीश ने उस वक्त दिए थे, वो इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। उनको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको वो पढ़ के भी बता देता हूँ। उसकी हार्ड कॉपी मेरे पास इस वक्त भी है। इसमें लिखा है कि रिट पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद द डायरेक्शन टू द एडिशनल डीजी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देहरादून टू कंसिडर एंड डिसाइड द पिटिशनर्स रिप्रेजेंटेशन डेटेड 8/10/2018। जो बात अभी इन्होंने कही, और इसमें माननीय जज साहब के इसमें डबल बेंच है, दो जजेस इसमें हैं, मैं उनका नाम लेना यहाँ आवश्यक नहीं है। 10 जनवरी 2019 का ये माननीय हाई कोर्ट नैनीताल का ये आदेश है। और जो कुछ इन्होंने कहा, इसके बाद जो हुआ मैं आपको पहले तो पढ़ के बता देता हूं, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि रघुनाथ सिंह नेगी जी बोले कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद इस आदेश का, जो स्पष्ट आदेश था माननीय हाई कोर्ट का, उसका संज्ञान पुलिस मुख्यालय देहरादून ने लिया। और रघुनाथ सिंह नेगी जी ने ही ये आदेश वहां पर पहुंचाया था, ऐसा इस पत्र में लिखा हुआ है।
और उसके बाद ये कहते हैं कि माननीय हाईकोर्ट ने जो रिट पिटिशन डिस्पोज ऑफ की है और इनको जो जीवन भय, जिसको एक टर्मिनोलॉजी है पुलिस के अंदर, जिन व्यक्तियों को सुरक्षा दी जानी है उन पर, उनके लिए जीवन भय आकलन समिति से आकलन कराया जाता है। और इन्होंने आकलन करा और बिना कोई ठोस आधार दिए स्पष्ट कह दिया कि इनको सुरक्षा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। ये एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का एक पत्र है। मैं यहाँ ये रघुनाथ सिंह नेगी जी से पूछना चाहता हूँ, आप सबको इस पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए, कि क्या आपको लगता है कि तत्कालीन एडिशनल डीजी अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए या उनके निर्देश पर ही आपको जो जीवन भय आकलन समिति की रिपोर्ट है उसको निगेटिव कराया गया और आपको वो सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, निश्चित तौर पे, क्योंकि जो चाहे एडीजी हो चाहे पूरा अमला है वो सारा का सारा रावत जी के अधीन था। भाई उसके मुखिया हैं तो कैसे अपने मुखिया को बाईपास कर सकते? उनके दिल में थी। अगर मैं जाति तौर पे कहूँ तो जाति तौर पे लोग चाहते थे, कुछ खुफिया के लोग भी हैं, कुछ प्रशासन पुलिस के आदमी भी हैं जो ये चाहते थे कि वाकई में जीवन को सुरक्षा, इनकी जो सुरक्षा उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन इतना दबाव सरकार का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के लिए दबाव बना रही है होटल मालिक पे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराएंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दबाव था। तो इसी वजह से इन्होंने मुझे सुरक्षा नहीं दी। अगर मैं जीवन भय आख्या की बात करूँ, हमारे मामले में जीवन भय आख्या आ रही, अगर गुप्ता बंधुओं को दक्षिण अफ्रीका की उनको जड़ सुरक्षा दी बगैर जीवन भय आख्या की, और एक IAS अधिकारी है उन्होंने कहा कि मेरे जीवन को भय, उनको तीसरे दिन लेटर पे उनको सुरक्षा मुहैया करा दी। जब हमने कहा कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जीवन भय आख्या आप उसमें प्राप्त करेंगे, आपने उस मामले में क्यों नहीं की? उसके बाद उन्होंने उसमें जीवन भय आख्या दी। हमारा यही कहना है कि जब सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है तो सरकार उसमें अपनी मनमर्जी चलाती है, और जहाँ पे इनके अपने लोग हैं, जहाँ पे इनके कॉकस जुड़ा हुआ है, नेक्सस है, उसको अपनी आउट ऑफ वे जा करके उसको सारा का सारा सुरक्षा हो चाहे सुविधाएं वो मुहैया कराती है। मैं अपने दर्शकों से आज एक बात यहाँ और शेयर करना चाहता हूँ कि एक ऐसी छवि बना दी गई है कि रघुनाथ सिंह नेगी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के विरोधी हैं और उनके खिलाफ लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको तथ्यों के साथ बताना चाहता हूँ। पूर्व में भी इन्होंने विभिन्न सरकारों के खिलाफ जो अनियमितताएं हुई, जहां जहां भ्रष्टाचार के तथ्य मिले, उनके खिलाफ इन्होंने आवाजें उठाई। और जब विजय बहुगुणा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी आपने बहुत प्रमाण दे करके बहुत सारे भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने उस वक्त उनको केंद्रित करके आंदोलन किया और उनमें जांच हुई। मगर सीबीआई जांच की जगह उस वक्त की सरकारों ने उनमें राज्य सरकार के ही एक अधिकारी से, किसी अधिकारी से जो कि राज्य सरकार के ही अधीन रहती है, उन्हीं से जांच करा ली। अब किसी का चपड़ासी क्या अपने बॉस की जांच कर सकता है? तो ऐसे मामले जब आए और इनसे चिढ़ करके उस वक्त के महाधिवक्ता जो थे उन्होंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में, मैं यहाँ उनका नाम लेना प्रासंगिक नहीं समझता, लेकिन ये मैं आधिकारिक तौर पर पुष्टि के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त के महाधिवक्ता ने इनकी व्यक्तिगत शिकायत माननीय हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के समक्ष की और न्यायाधीशों को इस बात के लिए राजी किया और एक ऐसा वहां पर इनके लिए एक छवि बनाई गई कि ये ब्लैकमेल करते हैं संभवतः या अपनी संस्था का दुरुपयोग करते हैं, तो इनकी जांच होनी चाहिए। ये मेरी निगाह में किसी भी ऐसी समिति का जो गैर राजनीतिक है, जो जनहित में काम करती है, उसका किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जांच कराए जाने का, ये मेरी निगाह में ये अकेला मामला है। वो जांच हुई और जांच के बाद क्या मिला वो रघुनाथ सिंह नेगी जी स्वयं बताएंगे। दरअसल ये सबसे बड़ा मामला ये था कि जब बहुगुणा सरकार, ये आपने जो बात अभी कही कि हम त्रिवेंद्र सरकार की होती, ऐसा नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तत्कालीन महामहिम राज्यपाल अजीज कुरैशी हो चाहे डॉक्टर के पाल गवर्नर रहे हो, उनके भ्रष्टाचार के सरकार में
उनका साथ देने के लिए उनके खुद के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मेरे द्वारा बहुत जबरदस्त आंदोलन किया गया, आमरण अनशन तक किया गया और 24 घंटे के अंदर राजभवन को बैकफुट पे आना पड़ा, मुझे बुलाना पड़ा जनहित के मुद्दों को लेकर के, उनके भ्रष्टाचार। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, आप कुछ बोल नहीं रहे, तो उनको ये मानना पड़ा, मुझे बुलाना पड़ा। उसी तरह जो बहुगुणा सरकार की मैं आपको बात बताऊं, विजय बहुगुणा सरकार में जो बल्ली वाला फ्लाईओवर है उसको लेकर के मेरे द्वारा एक PIL योजित की गई थी। उसमें हमने कहा था कि आपने 4 लेन को 2 लेन में कैसे किया, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने कैसे काम दिया, बगैर टेंडर के आपने सारी चीजें कैसे की। इसको लेकर के मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट गया था, लेकिन सरकार को नागवार गुजरा, बहुगुणा सरकार को। बहुगुणा सरकार ने इस बात का फायदा उठाते, क्योंकि मैंने महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जो फर्जी भर्तियां हुई थी, अवैध नियुक्तियां हुई थी 2000-2001 में, उसको लेकर के भी आंदोलन किया था। और जो महाधिवक्ता थे उस समय के, वो प्रदेश का हित नहीं रख पा रहे थे और लगातार मात खा रहे थे। हमने कहा भाई आपकी नियुक्ति क्यों हुई है, आप इस प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखने में नाकामयाब हो रहे हैं, तो आप फेल्योर हैं। उन्होंने इस बात को लेकर के माननीय मुख्य न्यायाधीश को गुमराह किया मेरे प्रति, और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 5-6 बार लगातार, आपको मजे की बात बताऊं, मेरे एक अकाउंट में 2 रुपए थे और एक में 1100 रुपए थे। पूरी संपत्ति मैंने पूरा 30 साल का अपना पूरा ब्यौरा रखा। तो जब उन्होंने 1102 रुपए देखे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, वो चौंक गए, कहने लगे कि एक राज्य मंत्री स्तर का व्यक्ति रहा हुआ, मात्र 1102 रुपये, मकान उसका अपना नहीं है, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, NSC बॉन्ड फिक्स कुछ भी नहीं। वो बड़े नाराज है कि नहीं ये आदमी गलत बोल रहा है, आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट दीजिए, अपना पूरा डाटा दीजिए। मैंने दिया, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर वो कहने लगे आप खाना कहाँ से खा रहे हैं, वो भी बताया। फिर लास्ट में फिर जब फाइल अटक गई कि 1102 रुपये कहाँ से आए, इसके लिए लड़ने के लिए बहुत बड़ा माथा चाहिए, पूरी ताकत लगाई। फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट से ये कहा कि आप बार बार परेशान हो जाएंगे, आप स्टेट से न करा के आप CBI जांच करा लें, ये बार बार का मामला निमट जाएगा। क्योंकि महाधिवक्ता बहुत क्लोज थे मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कहा नहीं हम तो अपनी मशीन से ही कराएंगे, जो हमारी मशीनरी है जो स्टेट की है। तो DIG गढ़वाल उस समय मेरी जांच कराई, 2 महीने तक उन्होंने सारे पत्थर खंगाले, एक एक चीज, लेकिन लास्ट में उनको मुझे क्लीन चिट देनी पड़ी ऑनरेबल हाई कोर्ट को। उन्होंने कहा तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपकी जांच एजेंसी उन्होंने किया, तो इस तरह से तमाम, क्योंकि सच्चाई के लिए आग में तपना पड़ता है, लगातार बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। फिर दूसरी बात इनकी आई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास 4 दर्जन से अधिक डिपार्टमेंट थे और लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, और मंत्री कोई भी जीरो टॉलरेंस की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई मंत्री फिर जीरो टॉलरेंस की बात करे, फिर हम उसकी धज्जियां उड़ाने का काम करें। अरे आप चोर है, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं, ये हमें बहुत नागवार गुजरता है। हमारा कहना है कि आप अपना काम कीजिए। अरे आपने इन्वेस्टर समिट में 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आपने समाचार पत्रों में कह दिया कि 17,000 का हो गया। उधर मदन कौशिक जी कह रहे 40,000 करोड़ का हमने निवेश धरातल पर कर दिया। ये तरह से पूरी जनता को भ्रमित करने का काम किया। कभी कह रहे हैं 7 लाख रोजगार दे दिया हमने। ये सारा का सारा डाटा, सारा का सारा मामला हम जनता के सामने हम उठा चुके हैं। और तमाम, और एक मजे की बात मैं आपको और बताऊं, जब मैं निशंक सरकार में दायित्वधारी था, राज्य मंत्री था, उस समय भी सरकार के काले कारनामों की जो भर्तियां हुई थी उसको भी मैंने निरस्त करवाया। तमाम गढ़वाल मंडल के हमारे जो कर्मचारी थे उनको निकाल बाहर कर दिया गया। हमने वहां ताला ठोक दिया ऑफिस में। हमने कहा नहीं, इनके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। फिर उनको हमने बहाल कराया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हम इससे मतलब नहीं कि हमारी सरकार थी या किसकी सरकार थी, जहां गलत है वहां जन संघर्ष मोर्चा है और उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। मैं इस जो अभी रघुनाथ सिंह नेगी जी ने कहा, मैं इसका साक्षी हूँ। गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो तत्कालीन MD थे, एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, और आज भी भारत सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वो वहाँ पर दिल्ली में कार्यरत है। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि वास्तव में इन्होंने उन अधिकारी के ऑफिस में ताला लगा दिया था और ये कहा था कि इसकी जांच करिए, इन कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो उस अन्याय में आप कार्रवाई करिए। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए आगे और बातें करते हैं। आपने जितने भी नाम आज तक सुने हैं ना भ्रष्टाचार के त्रिवेंद्र सरकार में, अभी आपने फ्लाईओवर का भ्रष्टाचार, वो उसकी ना कभी जांच हुई ना कभी होगी, और उस फ्लाईओवर में
न जाने कितने नौजवान एक्सीडेंट्स में दम तोड़ चुके हैं। वो टेक्निकली इतना गलत बना हुआ है। और भ्रष्टाचार की जो जांच है वो अब इसलिए नहीं होती कि वो पिछली सरकार के वो तमाम लोग जो उसमें संलिप्त थे आज फिर सत्ताधारी दल के साथ जुड़ गए। और उसके बाद जो इन्होंने मुद्दे उठाए थे ना, ढैंचा प्रकरण का, जिसको आज पूरा प्रदेश ढैंचा प्रकरण के नाम से जानता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमारे रघुनाथ सिंह नेगी जी का ही उठाया हुआ है। और वो दोष सिद्ध है जांच में। जो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो त्रिपाठी कमेटी बनी और उस त्रिपाठी कमेटी ने उसमें जांच की और जांच के बाद उसमें भ्रष्टाचार पाया, वो भ्रष्टाचार आगे और सिद्ध होकर दिया सरकार ने कि वो तमाम पैसा जो उस वक्त ढैंचा खरीदने के लिए दिया गया था, बांटा गया था, वो पैसा सरकारी राजकोष में जमा करा दिया। अब वो सरकारी राजकोष में कैसे जमा हुआ, कैसे वो बटा था, इसकी जानकारी इसकी तहों पर जाए तो फिर भ्रष्टाचार के ऊपर एक और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक और भ्रष्टाचार की कहानी उसमें खुल करके आती है। उस मामले को भी रघुनाथ सिंह नेगी जी ने उठाया और माननीय हाईकोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प उसमें आदेश आया, वो मैंने भी देखा था। रघुनाथ सिंह नेगी जी अपनी उस संघर्ष यात्रा का भी थोड़ा सा वर्णन आप जनता को बताइए। जी, दरअसल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 2010 में कृषि मंत्री थे तो उस समय ढेंचा खरीद घोटाला हुआ था और इसमें 2013 में एक त्रिपाठी जांच आयोग का गठन हुआ था। उसने सारा का सारा तथ्यों को परख करके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दोषी पाया कि ये भ्रष्टाचार के दोषी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और वर्तमान मुख्य सचिव जी, वो उस वक्त कृषि सचिव, तो क्या मैं सही हूँ? उसमें और दो तीन लोग और थे, इनका भी कहीं कम इन्वॉल्वमेंट है, और रणवीर सिंह वगैरह जैसे थे। तो उसमें ये कहा गया कि भाई इसमें ये दोषी हैं। लेकिन जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सत्ता में आए, इन्होंने 1-2 महीने के अंदर ही उसमें एक्शन टेकन, एक रिपोर्ट होती है, उसके द्वारा अपने को क्लीन चिट दिलवा दी कि इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कोई हाथ नहीं है, ये बिल्कुल पाक साफ है। इस मामले को लेकर के मैं हाईकोर्ट गया था, ऑनरेबल हाईकोर्ट में, लेकिन दुर्भाग्य देखिए ऑनरेबल हाईकोर्ट में हम कह नहीं सकते कि बंधे हुए हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि आप तो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। ये कह करके मेरी जो PIL थी वो खारिज हो गई। ऑनरेबल में कई मामलों में और भी गया हूँ, वहाँ भी यही कह देते हैं कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन उसके बाद जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की जो भ्रष्टाचार की जो गाथा है, इन्होंने शुरू में ही आते हुए एक सबसे बड़ा जो इन्होंने कांड किया, जैसे इन्होंने मार्च में शपथ ली, मई 8-9 तारीख को इन्होंने जारी कर दिया एक आदेश कि जितने भी 15-20 दिन 25 दिन पहले जो खनन पट्टे जारी हुए थे, करीब 4-4.5 दर्जन, उनको हम परीक्षण कराएंगे। परीक्षण की आड़ में आप समझ सकते हैं इस प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, गरीब जनता लूटी, और उसकी आड़ में अघोषित तौर पे इन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि ये आदेश तो उसके लिए हैं जो नए पट्टे हैं, लेकिन आप पुराने को भी काम नहीं करने देंगे। एक तरह से पूरे हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लगातार हजार ट्रक प्रदेश के अंदर आए। 20-25 हजार रुपए में एक ट्रक जनता को मिला। जनता इतनी लूटी, इतना भरपूर मात्रा में हमारे और खनिज मौजूद है, लेकिन हमको लुटाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी डील त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। हमने उस समय भी कहा था कि ये बहुत बड़ी डील हुई है कि 250-300 करोड़ रुपए की इन्होंने डील की। उसके बाद ही इनका साम्राज्य चमकने लगा। ये सारे के सारे मैटर हैं, कई इनके ऐसे मैटर थे। अब मैं एक एक कर बताऊं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। इससे पहले कि हम इस विषय से और आगे बढ़े, मैं आपको ये विषय थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने भी पढ़े थे, बहुत ढंग से पढ़े थे, मगर सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। मैं केवल लिख करके ही इतिश्री कर लेता हूं। ये जनता के बीच में भी जाते हैं और न्यायालय तक जाते हैं। मैं इसलिए रघुनाथ सिंह नेगी जी का मैं आदर करता हूं। और न्यायालय से न्याय प्राप्त करना कितना कितना कष्टकारी है, कितना महंगा है, ये आप जानते हैं। अब वकीलों की फीस तो देखिए होगी, आप अच्छा वकील करेंगे तो ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, तो वो फीस जुटाना अपने परिवार के खर्चों को नज़रअंदाज करके, ये भी एक बहुत बड़ा महान काम है। वो प्रकरण जो अभी आपने बताया वो इस प्रकार का है कि चुनाव के दौरान ये कहा गया कि हरीश रावत जी ने कुछ पट्टे चुनाव के दौरान कुछ धन उगाही की नीयत से, ऐसा उन पर आरोप चुनाव के दौरान लगाया गया और वो जारी किए हैं। और हमारी सरकार आएगी तो हम आते ही उन पट्टों को निरस्त करेंगे, वो सारी जांच करेंगे। और इत्तेफाक से सरकार आ गई, जनता ने आपकी बात पर भरोसा भी किया
और उसके बाद जब सरकार आ गई तो एक आदेश जारी किया गया, और आदेश क्या जारी किया गया, उसमें एक समय सीमा भी दी गई कि इतनी समय सीमा के अंदर अंदर इन सारे पट्टों को की जांच की जाए, और तब तक के लिए ये जो पट्टे उस काल में आवंटित हुए थे वो भी, और जो अन्य पट्टे चल रहे हैं वो भी, वो सारे के सारे पट्टे इस वक्त स्थगित हो गए। कोई खनन का कार्य प्रदेश में इन पट्टों में नहीं होगा, रोक दिया गया। अब इसके जो दो नुकसान हुए मैं आपको बताता हूँ। दो नुकसान ये हुए कि खनन से जो रॉयल्टी मिलती एक उस 6 महीने की, और खनन को बेचने के बाद जो जीएसटी मिलता उस पर जीएसटी भी लगता है वो, और सस्ता खनन मिलता वो तीसरा। ये तीनों ना मिलके अड़ोस पड़ोस के राज्यों से ही सारा खनन सामग्री प्रदेश के अंदर मंगाई गई, और जो जीएसटी इस प्रदेश को मिलती वो जीएसटी अगल बगल की सरकारों को मिली, और उसमें दुनिया भर के भ्रष्टाचार भी हुए, और वो अपनी तय कीमत से 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा कीमत पर जनता को मिले। और इसके बाद फिर वो जब कोई जांच की गई, न कोई जांच रिपोर्ट आई, और इस बीच अब यहां ये सीधा आरोप बनता है, क्योंकि इसका फिर निष्कर्ष भी तो निकाला जाएगा ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो लगता है कि कोई डील इस बीच आपने खनन पट्टे वालों से की, और वो सारे पट्टे जिनको अवैध बताकर, जिनको भ्रष्टाचार का अड्डा बताकर आपने पिछला चुनाव जीता था, और उसमें हरीश रावत मुख्यमंत्री जी पे सीधा आरोप था, तो वो तक हरिद्वार जनपद से हार गए। उसके बाद आपने उन सारे पट्टों को बगैर कोई कारण बताए, बिना कोई जांच रिपोर्ट सामने लाए, उनको आपने फिर से बहाल कर दिया। तो ये क्या डील आपकी हुई? इस डील को जब हमारे रघुनाथ सिंह नेगी जी ने उठाया तो इनको थ्रेट शुरू हो गई कि साहब अब आपको नहीं बख्शा जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह के 1-2 मामले जनता को और बताएं। दरअसल जो अभी आपने डील वाली बात की, ये था 9 मई 2018 का। जी, जैसे आए सरकार में 17 की बात है, 2017 में इन्होंने चुनाव, और आते इन्होंने ये पट्टों को निलंबित किया। उसके उसमें ये लिखा गया कि 1 महीने के अंदर इसमें परीक्षण होगा, कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। इसमें जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन वाले हैं, भारत सरकार की एजेंसी है, उसको भी सदस्य बनाया गया। उन्होंने 24 घंटे के अंदर 9 तारीख को आते, उन्होंने 11 तारीख को लेटर दे दिया कि हम ये काम नहीं करते हैं, खनन की जांच का ये हमारा काम नहीं है, ये आप किसी एजेंसी। इन्होंने उस पत्र को दबा दिया। देखिए मजे बात, हमने हल्ला मचाया, प्रदेश की जनता लूट रही है, आप खोलते क्यों नहीं? यानी बच्चा शुरू से ही खराब थी, शुरू से ये पूरी डील का था। अब आप लगा लीजिए कि 9 मई से लेकर के जब हमने हल्ला मचाया, तब जाके 3 जनवरी को ये पट्टे खुले। उसकी आड़ में जो पूरा नुकसान हुआ 8 महीने सरकार को, अब आप लगाइए कितनी बड़ी डील थी ये। कोई एक हम ऐसे आरोप नहीं लगा रहे, ये तमाम आरोप थी इनकी धर्मपत्नी की जो करोड़ों रुपए की संपत्ति के मामले, न जाने अनगिनत कितने मामले थे, जिस मामले पे हमने सरकार का जीना हराम कर दिया था, उसी से चिढ़ करके इन्होंने ये सारा काम। लेकिन यहाँ पे एक बात और फिर आपको सोचने वाली बात है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और दूसरे लोग ये समझते थे कि मैं सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह जी का विरोधी हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं। क्योंकि जब मैं अपनी सरकार में था, अपनी सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के मैंने खुद इस्तीफा दिया था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं सरकार किसकी है, मैं जहाँ पे गलत देखूंगा वहां पे मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, ये निश्चित। अब अभी जो मामला हमारे रघुनाथ सिंह नेगी जी ने बताया, मुझे उसकी जानकारी है। इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि जिस दौरान ढैंचा का ये पूरा आरोप है कि ढैंचा में बहुत खेल हुआ और बिना बीज खरीदे ही उनका बिल भुगतान कर दिया गया, और ऐसे ऐसे जिलों में वो ढैंचा बांट दिया गया, बांटना दिखाया गया, जहां का किसान ढैंचा के विषय में जानता ही नहीं है। पहाड़ में ढैंचा बीज कोई नहीं लगाता। मैं आपको बता दूं ढैंचा क्या है। ढैंचा एक किस्म का नाइट्रोजन देने वाला एक पौधा है, जिसको 2 फसलों के बीच में जिस वक्त खेत खाली रहते हैं उसको बो दिया जाता है, और वो जब थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको वही खेत में उसको फिर से हल चला के पलट देते हैं, ताकि खेत को उर्वरक मिले और खेत को नई ऊर्जा के साथ वो अगली फसल को उगा सके। ये परंपरा मैदानी क्षेत्रों में होती है, पहाड़ी क्षेत्र में ये परंपरा नहीं है, ना किसी को ढैंचा मालूम। जब मालूम ही नहीं तो बांटा किसको, ये एक सवाल था। तो उस दौरान
जिस दौरान ये भ्रष्टाचार पनप रहा था, ढांचा की पेमेंट्स हो रही थी, उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी पत्नी के नाम से 5 विभिन्न जगहों पर प्लॉट खरीदे। उसकी रजिस्ट्रियां इन्होंने बाकायदा उनको प्रोक्योर किया और इन्होंने फिर ये प्रकरण उठाया कि इसकी जो कीमत आपने अपने शपथ पत्र में दी है, जो नॉमिनेशन का शपथ पत्र होता है, उसमें आपने बहुत कम इसकी कीमत लिखी हुई है। ये तो कीमत इतनी है ही नहीं, इसकी तो कीमत ज्यादा है। तो इन्होंने जो प्रॉपर चैनल है, यहाँ इनकम टैक्स में भी जांच गई और चुनाव आयोग में भी जांच गई। वो जांच भले ही स्लो थी, लेकिन अब ये तो चुप बैठने वाले हैं नहीं। वो जांच करते 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 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को चली गई, सीबीडीटी को। वहां तक तो मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद सीबीडीटी से सिर्फ एक जवाब आया कि हमने उसको उस जांच को जांच करके और हमने केंद्रीय चुनाव आयोग को उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी हमने वहां भेज दी है और आगे ये आपको देना गोपनीय है, ये इसकी सूचना आपको नहीं दी जा सकती। वो फाइल वहां बंद कर दी गई। ये तो अब इस मुद्दे को जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, रघुनाथ सिंह नेगी जी ने उठाया, तो जाहिर है मुख्यमंत्री को लगा कि अब इतना तो मैंने करवा दिया कि जांच को वही रुकवा दिया। वो जांच ऐसी फाइल में पहुंचवा दी जिसके ऊपर अति गोपनीय, अति व्यक्तिगत का ठप्पा लगा करके उसको बंडल बांध के रख दिया गया ताकि वो जनता के बीच में कभी ना आए। तो ये जानना आपका और हमारा सबका हक है कि क्या फाइंडिंग है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, जो इनकम टैक्स की एपेक्स बॉडी होती है। सीबीडीटी इनकम टैक्स की एपेक्स बॉडी होती है। उन्होंने इसकी जांच कर ली, मगर वो जांच रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई कि नहीं, उसकी जांच रिपोर्ट आपको नहीं बताई जाएगी। तो जांच का फायदा है क्या? जांच का फायदा है क्या? फिर तो मैं कल को तो ये तो नजीर बन गई। मैं भी अगर अपनी किसी संपत्ति को 10 करोड़ की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख का दिखा करके चुनाव लड़ लूं और जांच होने लगे, तो फिर तो यही कहा जाएगा कि नहीं, जैसा त्रिवेंद्र सिंह रावत के मामले में किया गया वैसा इस मामले में भी किया जाए। तो ये इस तरह के जब भ्रष्टाचारों को सबको जोड़ा गया, और खास तौर पर यह महत्वपूर्ण तब है कि आपने इसमें दो गलतियां की। एक तो सारा का सारा उस दौरान का है, और मैं देखिए फिर यहां व्यक्तिगत ना ले कोई इस बात को। मैं चाहता हूं कि इसकी विस्तार से तो आप ही बताएं, लेकिन यहां ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनकी पत्नी जो स्वयं एक सरकारी कर्मचारी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, उन्होंने इसकी कोई सूचना और कोई अनुमति अपने विभाग से नहीं ली। कृपया करके आप इसको स्पष्ट करें। आपने सही कहा, आपको काफी जानकारी है। दरअसल जब 2010 में ढेंचा बीज प्रकरण हुआ था, उसके बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की धर्म पत्नी ने सारे के सारे जो 4-5 प्लॉट की जो आप बात कर रहे हो, वो सारे के सारे खरीदे गए थे। क्योंकि सरकारी कर्मचारी है, उसमें अनुमति मैंडेटरी है, लेकिन सूचना अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तमाम सूचना आयोग के माध्यम से तमाम हमने अधिकारियों को भी किया, लेकिन अब क्योंकि दबाव में है तो अधिकारी कहीं ना कहीं डरते हैं, तो ये भी आज तक नहीं क्लियर हुआ कि, लेकिन ये तो बताते कि अनुमति नहीं है, तो उस पर क्या कार्रवाई करने से डर रहे कि उनकी उम्र वाला मैटर था। तमाम ऐसे मामले थे जिसको लेकर निर्वाचन आयोग, सीबीडीटी, तमाम कोई सा भी फोरम ऐसा नहीं है जहाँ पे जनसंघर्ष मोर्चा ने दस्तक नहीं दिए इनके तमाम घोटाले को लेकर के। तो हमारा उसमें दूसरा साथ के साथ ये कि जो जनता की जो सबसे बड़ी पीड़ा थी, ये गुमराह करने का जो ये काम कर रहे थे कि हम इतने लोगों को रोजगार दे चुके, 4-5 हजार लोगों को इन्होंने अब तक रोजगार नहीं दिया, वो भी पूर्ववर्ती सरकारों का अधियाचन था, उस पर नियुक्तियां हुई है। इस तरह की 7 लाख लोगों को दे रहे। अरे हमारा यह है कि आप जो है, जो आपने कोरोना की जांच कराई, वो जांच के आंकड़े भी आपने रोजगार में जोड़ दिए क्या? ये इनको बड़ा कष्ट हुआ कि लगातार जनसंघर्ष मोर्चा ही बोल रहा है। क्योंकि और जितनी भी पॉलिटिकल में, बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी प्रदेश के अंदर देखो, सरकार के खिलाफ तो बोल सकती हैं, लेकिन निजी तौर पे एक मुखिया के खिलाफ बोलना डायरेक्ट, मैं समझता हूँ किसी के बुद्धि की बात नहीं। क्योंकि सबके कॉलेज है, पता नहीं क्या क्या अवैध कारोबार है इन लोगों का। अगर अगले दिन ही बोलेंगे तो ये इंटेलिजेंस, ये जितनी भी विजिलेंस है, सारी की सारी जांच हो जाएगी और उनके सारे साम्राज्य एक मिनट में खत्म हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जनता है उसका प्यार है, हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं जो निर्दयता के साथ मेरे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेबाकी से इस आवाज को उठाते रहते हैं। अब अंत में एक तो हमारी प्रार्थना है प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमें उम्मीद है कि अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पहले से मुकाबले कम हुआ होगा, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। और हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
अशोक कुमार जी को एक अच्छा अधिकारी भी मानते हैं। हम इस मामले में हम कभी भी कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के हम नहीं बोला करते। तो हमारी एक तो आपसे ये प्रार्थना है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे आपने अभी देख लिए, इतनी महत्वपूर्ण मामले देख लिए, हमारे रघुनाथ सिंह नेगी जी जो कि जनता की आवाज़ को उठाते रहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और इनका जो जीवन भय आकलन समिति है उसका पुनर्आकलन करवाया जाए, फिर से आकलन करवाया जाए। और आकलन करा के आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने इतने गंभीर मामले उठाए हों उस व्यक्ति के जीवन को भय क्यों नहीं होगा। और जब आपको माननीय हाईकोर्ट ने भी कह रखा है कि आज आपके पास उस वक्त आधी पावर थी, आज आप संपूर्ण मालिक हैं जिले के, आज आपको किसी से अनुमति भी नहीं लेनी, तो एक बार इसका पुनर्मूल्यांकन करके। और मैं तो जानता हूं ऐसे ऐसे छुटभइये जिनका कोई सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए जिन लोगों ने गनर ले रखे हैं और आप ही के कार्यालय से वो गए हुए हैं, तो फिर हम उनके खिलाफ भी उनका भी पुनर्मूल्यांकन करने की और उनको किस प्रकार से भय है हम फिर आपसे वो सूचना भी मांगेंगे। इसलिए मेहरबानी करके एक तो रघुनाथ सिंह नेगी जी को आप अविलंब सुरक्षा दीजिए। और रघुनाथ सिंह नेगी जी से एक सवाल कि क्या आपको कभी अपने जीवन का भय नहीं लगता? ये अब देखिए, जीवन का भय तो सबको लगता है, लेकिन हमारा तो सीधा कहना है कि हम गुमनामी में मरना नहीं चाहते, सानो शौकत के साथ मरेंगे। और सुबह ही ये जो कफन ओढ़ लेता हूँ कि शाम होगी नहीं होगी, अपना तो बिल्कुल इरादा पक्का है। जनसंघर्ष मोर्चा इन तमाम चीज़ों से डरने वाला नहीं। लेकिन इन सब के बीच अभी मैं बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस आदेश को लेकर के कि कंप्लाइंस ऑर्डर ऑफ डेटेड जो जनवरी का था 2019 का, उसका आप अनुपालन सुनिश्चित कराएं, जिससे हमारे साथियों के हम तमाम जो लोग हैं जो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनकी सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था हमारी वो करें, जिससे कि ये तमाम जो माफिया किस्म के लोग हैं और उनके जो हमारे सरगना, उनको तो मैं सरगना ही बोलता था, हमारे बड़े भाई त्रिवेंद्र सिंह राव जी, क्योंकि सारा नेक्सस वही चलाते थे, उनके परिवार के लोग। तो इन लोगों से भी ये तमाम, अब तो खैर वो पावर में नहीं है, अब तो वो भी वैसे हैं और हम भी ऐसे हैं, अब तो मुकाबला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बहुत दिक्कत थी। लेकिन उनके गुर्गे हैं, हम अभी बात करेंगे ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये सारा का सारा प्रकरण आप दोबारा से इसका परीक्षण करा लें। अगर आपको लगता है तो ठीक है, फिर लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्तमान सरकार से ये निवेदन कि किसी का भी जीवन किसी की राजनीतिक प्रतिबद्धता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आप इनको माननीय रघुनाथ सिंह नेगी जी को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। और हम पूरे हिमालय दर्पण परिवार की ओर से, मैं अपनी ओर से भी आपके सुरक्षित और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए आपको आपके मिशन में आगे बढ़ने और उसमें सफलतापूर्वक नई ऊंचाइयां चढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।